कैसे हो बेटा? आज हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंट दोनों में यूनिट 1 आवर हो चुके हैं। पीओएम का मटेरियल आपका जेरोक्स में चले गया है। मंडे के दिन आपको पीओएम, एचआरएम और एडवांस अकाउंट और दूसरे 3 सब्जेक्ट के भी मटेरियल्स मिल जाएंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है वो लोग मटेरियल ले जाए मंडे के दिन, मैं टाइमिंग डालूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया है तो वो लोग मेहरबानी करके इंस्टॉलमेंट है और पैम्पलेट ले जाए। क्लियर? आज हम स्टार्ट करेंगे एचआरएम। ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, प्योर थियरी सब्जेक्ट है। एक अपनों ने देखा पीओएम, उसमें अपनों ने 50% यूनिट 1 आवर कर दिया है। 50% मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। एक अकाउंट कॉस्ट का यूनिट 1 आवर किया है, एक इनकम टैक्स का यूनिट 1 आवर किया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, यूनिट 2। ये चैप्टर में सिलेबस कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये यूनिट में 3 चैप्टर है, 3 ही सवाल है। रिक्रूटमेंट એટલે ભરતી, સિલેક્શન એટલે પસંદગી અને પ્લેસમેન્ટ એટલે એને નિમણૂક કરવું। आज मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा खत्म होता उतना, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। और बेसिकली बहुत से लोग बोलेंगे सर थोड़ा स्पीड है। अगेन बोल रहा हूं मैं, आप लोग अपना मटेरियल ले लें तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा। क्लियर? रिक्रूटमेंट क्या है तो पहले अपने इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं रीडिंग नहीं करूंगा, रीडिंग आप लोगों को पैम्पलेट से करना है। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दूंगा, ना जो पढ़ाने जैसा पॉइंट होगा वो मैं रीड कर लूंगा। तो मीनिंग में क्या बताया है कि जैसे ही आप लोगों ने बिजनेस में नक्की कर लिया कि हमको 10 बंदे या 15 बंदे या 20 बंदे या 25 बंदे या 100 बंदे, कितने लोगों की जरूरत है, कितने इंसान की जरूरत है, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लोगों को रिक्रूट करना, अट्रैक्ट करना कि वो लोग एटलीस्ट जॉब के लिए अप्लाई करें। अब लोग क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों दो सेम है, पर याद रखना एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगारी देना, और रिक्रूटमेंट क्या है तो रिक्रूटमेंट रोजगारी का एक स्टेप है। रिक्रूटमेंट रोजगारी का एक स्टेप है। क्लियर? समझ में? आप देखो, जो पढ़ने जैसा होगा वो मैं बताऊंगा, मैं जो बोल्ड करता हूं वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है। क्लियर? तो अपने ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अब पॉइंट आता है और एक डिफरेंस आया कि भाई रिक्रूटमेंट का मतलब पसंदगी करना होता है, सेकंड पैराग्राफ ये बोलता है। मगर नो, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों अलग अलग टॉपिक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, खाली लोगों को इनवाइट करना कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। और सिलेक्शन क्या है तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम रिक्रूट किए हुए बंदे, जो लोगों ने अप्लाई किया है, उनको हम जॉब के लिए सिलेक्ट करने की प्रक्रिया में डालते हैं। तो तुम्हारा सेकंड पॉइंट वो होता है। क्लियर? अब जाते डेफिनेशन पे, अब समझ में आएगा। वापिस बोलता हूँ, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फक्त भर्ती करना, पसंदगी करने को रिक्रूटमेंट नहीं बोला जाता। क्लियर? अब रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या है तो अपने डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन है कि रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मेन पावर। यानी पसंद, ये वो प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये वो प्रक्रिया है जिसमें तुम माध्यम ढूंढते हो कि कौन से माध्यम से हमको इंसान मिलेंगे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग, ताकि हम अपनी स्टाफ को पूरा कर सकें। एंड to employ effective measure for attracting the manpower in adequate number to facilitate effective selection of an effective workforce। है ना, वही बताया कि भाई इस प्रकार तुम्हारे भर्ती करना, इस प्रकार आपको जाहिरात करना, या तो इस तरीके से आप लोगों के एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना कि तुम सिलेक्शन में उनको सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए आगे प्रोसेस कर सको। इन शॉर्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पसंदगी करने के पहले का स्टेप।
इन सिंपल लैंग्वेज रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना। क्लियर? मगर ये कब होगा? जब तुमने पहले नक्की कर लिया, जो इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि भाई मुझे एमबीए की जरूरत है, तो एमबीए के हिसाब से रिक्रूटमेंट करो। मुझे इंजीनियर की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस में ये जानना पड़ेगा कि आपको किन प्रकार के लोगों की जरूरत है। क्लियर? अब देखते हैं, ये स्पेलिंग गलत है, एडविन बी फ्लिप्पो का एफ डबल एल आएगा। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिप्पो, ये तुमने 12 कॉमर्स में पढ़ चुके हो, इनकी व्याख्या तुम 12 कॉमर्स में पढ़ चुके हो। डिफाइन रिक्रूटमेंट एज प्रोसेस ऑफ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो फ्लिप्पो जी ने क्या बताया कि भाई भर्ती रिक्रूटमेंट वो प्रक्रिया है जहां पे आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हो। सर्च का मतलब जिम्मेदार बंदों को, जिम्मेदार एम्प्लॉय को ढूंढते हो। और स्टाइम्यूलेटिंग नेम है, सिम्युलेटिंग लिखा है, स्पेलिंग यहाँ पे भी लोचा है, एस टी आएगा, सिम सुधार लेना। एंड स्टाइम्यूलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, और उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहन देना कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन रिक्रूटमेंट की अवर होती है। अब ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिकली अलग क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्जाम में आता है 15 मार्क का कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन रिक्रूटमेंट, तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? रिक्रूटमेंट करने के पीछे मकसद, गोल, हेतु क्या है देखते हैं। तो नंबर 1, to attract people with multi-dimensional skill and experience that suit the present and future। तुम्हारे धंधे में अभी और आने वाले समय में जो बंदा आपके लिए कैपेबल है उसको बुलाना, अट्रैक्ट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब उसके पास हर प्रकार की स्किल अवेलेबल होनी चाहिए। ऑलरेडी स्किल्स क्या है वो हम पीओएम में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, टू इंडक्ट आउटसाइडर विद अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लीड द कंपनी। बाहर वालों को उत्साह देना, प्रोत्साहन देना कि आप आओ हमारी कंपनी में काम करो। टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का मतलब भर्ती कब करोगे? जब तुमको नवे बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो नवे बंदों को बुलाना। फ्रेश ब्लड का मतलब ऐसा नहीं जवान को बुलाना, नवे लोगों को बुलाना कि आप हमारी कंपनी में काम करो, हमारी कंपनी में ये चीज की जगह खाली है। to development to develop an organizational culture that attract competent people to the company। क्योंकि तुम भर्ती करोगे तो अलग अलग प्रकार के लोग आपके वहाँ अप्लाई करेंगे। तो कॉमन है, आपको ये भी मिलेगा कि हाँ भाई कौन सा बंदा हमारी कंपनी के लिए कैपेबल है, ये भी आपको रिक्रूटमेंट के जरिए आसानी से काम हो जाता है। टू सर्च हेड हंट हेड पाउच पीपल हु स्किल फीड द कंपनी वैल्यू। देखो मैंने वही बताया, पहले ही बता दिया है कि भाई मैं खाली बोलूंगा भाई समीर भाई आप आ जाओ नौकरी पे, फहीम भाई आप आ जाओ नौकरी पे, मिसबा मैडम आप आ जाओ नौकरी पे, आयशा मैडम आप आ जाओ नौकरी पे, तो नहीं मजा आएगी। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे हेड एंड का मतलब ऐसे माथे को सिलेक्ट करना जो तुम्हारी कंपनी के लिए फिट है, तुम्हारी कंपनी के लिए काम करने के लिए कैपेबल है। क्लियर? टू डिवाइस मेथोलॉजी फॉर साइकोलॉजिकल ट्रेड। जरूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट इनफ है पढ़ लेने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट आता है एच में, टू सर्च फॉर टैलेंट ग्लोबली। रिक्रूटमेंट में कब करूंगा कि मेरे को मालूम है कि मेरे को कोई बंदा मेरे पास से मिल नहीं रहा है, तो मैं बाहर पे जाऊंगा, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के भाई इंटरनेशनल लेवल, जो बंदा मेरी कंपनी के लिए काम करने के लिए कैपेबल है। जनरली जो टॉप लेवल का रिक्रूटमेंट होता है ना, मैनेजर लेवल है, एमडी लेवल है, जनरल मैनेजर लेवल है, तो उस प्रकार के लेवल के लिए तुम लोग नेशनलाइज तक भी जाते हो कि कभी कभार तुम इंटरनेशनल के, जो बंदा मेरी कंपनी के लिए कैपेबल होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। है ना? तुम रिक्रूटमेंट करोगे तो हर प्रकार के लोग, हर स्किल वाले लोग, क्वालिफाइड लोग आपके वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। टू डिजाइन एंट्री पे दैट कॉम्पिटेंट ऑन इक्वालिटी बट नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज रिक्रूटमेंट का मतलब वो होता है कि जिस प्रकार का लेवल होगा उस प्रकार की आप भर्ती करोगे ना, उस प्रकार का उसका पगार मगार भी नक्की किया जाता है। जिस प्रकार की भर्ती उस प्रकार का आपका रिक्रूटमेंट होगा। टू एंटिसिपेट एंड फाइंड पीपल फॉर द पोजीशन दैट डू नॉट एग्जिस्ट येट। इसका मतलब भी वो पॉइंट है कि मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करा कि एक चीज गोल गोल घुमा के रिपीट कर रहे हैं, मीनिंग एक्सप्लेनेशन एक ही चल रहा है।
कि भाई मेरे को जो बंदा चाहिए वो बंदा मिल नहीं रहा है मेरी कंपनी के अंदर से, तो मैं बाहर ही जाऊंगा, बाहर से ही मुझे काम आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती करने के तरीके, जरिए, माध्यम क्या है रिक्रूटमेंट के माध्यम, कौन से जरिए से आप लोगों को भर्ती कर सकते हो। ध्यान देना, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा बिकॉज ये सब पॉइंट आप 12 कॉमर्स में पढ़ चुके हो, 12 कॉमर्स में पढ़ चुके हो। अब 12 कॉमर्स में भर्ती था ना आपको, वाणिज्य व्यवस्था में, बीओ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वही। तो देर आर टू टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, आंतरिक, एंड एक्सटर्नल सोर्स, बाह्य। अब इंटरनल में क्या आता है, तो मैं इंटरनल में पांचों पांच पॉइंट डिटेल में जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट का मतलब जो लोग अभी मेरे वहां पे काम कर रहे हैं ना, परमानेंट एम्प्लॉय, समझ में आया? कौन से एम्प्लॉय? परमानेंट एम्प्लॉय, कोई नवे एम्प्लॉय नहीं, जो मेरे वहां परमानेंट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द कैंडिडेट फ्रॉम दिस सोर्स फॉर द हायर लेवल ऑफ जॉब। यहाँ पर हायर लेवल का मतलब हुआ प्रमोशन के लेवल पे, तो ऊपर की पोजीशन खाली हुई तो जो नीचे वाला लेवल उसको हम ऊपर ले जाओगे। क्यों? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द जॉब, क्योंकि ये जॉब, ये बंदा आपको आपकी कंपनी में से मिल गया। हाँ। क्यों इंटरनल, क्यों प्रेजेंट एम्प्लॉय? तो आपको पता है कि भाई जो बंदा मेरे पास पहले से ही मेरी कंपनी में अवेलेबल है, तुम बाहर क्यों फापे मारूंगा। लिखा है देखो, अवेलेबल ऑफ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर जॉब इक्वली टू द एक्सटर्नल सोर्स। अगर मैं बाहर भी जाऊंगा तो मेरे को इस प्रकार का ही बंदा मिलेगा और वो नवा होगा। इससे तो भाई मेरे पास ये पहले से काम कर रहा है, इसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, तो मैं इसको ही भर्ती कर लेता हूँ। दूसरा, ट्रेड यूनियन का भी प्रॉब्लम रहता है बिजनेस में, तो ट्रेड यूनियन वाले भी वही बोलते हैं, बाहर वाला मत लाओ, हमारे अंदर से सिलेक्ट कर लो। एंड टू द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट, ने सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपनी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय को ऊपर लेवल पे क्यों बुलाएगी, ताकि दूसरे एम्प्लॉय को एक सबक मिले, सीख मिले कि अगर ये आपके साथ काम करने वाला बंदा ऊपर जा सकता है तो आप भी अच्छी तरीके से काम करोगे, तो आपका भी प्रमोशन, आपका भी अपग्रेडेशन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय। सेकंड पॉइंट आता है, ये मैंने उस दिन वापिस बता रहा हूँ भाई, पेम्पलेट में थोड़ी टाइपिंग में लोचा हो गया है, तो आप लोगों को उसको सुधार लेना है। इसका स्पेलिंग आता है प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय है? प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉय। टेम्पररी एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली कि भाई अगर मैंने कोई बंदों को सिलेक्ट करा है जो परमानेंट बेसिस पे नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसी को मैं अपनी कंपनी में प्रमोट कर दूंगा। मगर याद रखना, ये रिक्रूटमेंट तभी काम लगेगा जब आपको पसंद लोअर लेवल के लिए चाहिए। कौन सी जॉब के लिए चाहिए? टॉप नहीं, मिडल नहीं, लोअर, अंदर लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दिस सोर्स टू फिल द वैकेंसी। देखो ये एंड भी हटा देना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दिस सोर्स टू फील, ये टील नहीं है, ये फील है, AFILL है, स्पेलिंग सुधारते रहना। इसके लिए बोला मटेरियल आपके पास होना जरूरी है। फिल द वैकेंसी एट लोअर लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ द, हाँ ये भी कब, अगर अवेलेबल आपके पास होता है तो। समझ में आया? ये सब जो बोल्ड करा है ना, ये सब MCQ में आ सकता है, तो ये सब चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बोला पैम्पलेट जिसने नहीं लिए वो मेहरबानी करके क्लास से मटेरियल पैसा दे के ले ले, वरना आपको फिर बाद में तकलीफ पड़ेगी भाई सर ने कहाँ बोला था, किसको बोल्ड करना, क्या MCQ बोला था। क्लियर? तीसरा होता है रेट्रेंच। अब रिट्रेंच का मतलब क्या होता है, तो रिट्रेंच और ले ऑफ का मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, मैं आपको गूगल की लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में बताने जाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत बाउंस लग सकता है। तो रेट्रेंच का मतलब क्या होता है, तो रेट्रेंच का मतलब इनवॉलेंटरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर, यानी कोई लेबर को रिप्लेस कर देना, चाहे कोई टेक्नोलॉजी आई या कुछ समय के लिए उसको बाहर काट देना। जैसे भी लॉकडाउन आया तो क्या बोला कि भाई अभी थोड़े समय तक जब तक मार्केट कैपेबल नहीं होता वहां तक हम आपको निकाल देते,
रिट्रेच कर देते, उसका बोलते हैं रिट्रेच। या तो रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय का मतलब जो आपकी कंपनी में से रिटायर हो चुके, वॉलेंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक खुशी से रिटायरमेंट लिए, या तो परमानेंट, या तो उम्र हो गई तो रिटायर हो गए, तो तुम उनको भी दोबारा भर्ती कर सकते हो। क्लियर? देखो लिखा हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन टेक द कैंडिडेट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉय ड्यू टू ऑब्लिगेशन, ट्रेड यूनियन पेशन एंड लाइफ, and sometime organization prefer to re-employ their retired employee as a token of their loyalty। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपके वहाँ रिटायर होके गया, इसका मतलब उसने 20 25 30 बरस आपकी कंपनी को दिया, आपके साथ वफादार रहा, तो तुम उस पर भरोसा कर सकते। क्लियर? उसके बाद चौथा पॉइंट आता है डिपेंडेंट ऑफ डिक्रीज, डिसेबल्ड और रिटायर्ड एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। कितनी बार कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपनी मार्केट इमेज बनाने के लिए, मार्केट में अपना नाम कमाने के लिए कितनी बार ऐसा भी करती है कि दाखला तरीके अगर कोई फैमिली का मेंबर मर जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसकी फैमिली के किसी मेंबर को जॉब पे रख लेगी। देखो लिखा हुआ है, some organization with a view to develop commitment and loyalty of not only the employee but his family and build up build up images, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द डिपेंडेंट। बराबर ने, कोई अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं देगा, जो उसके निर्भर है, वारसदार है, उस पर डिपेंडेंट है, उनको जॉब दे देगा। ये सबसे अच्छा सोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली, कोई मेरे वहां से रिटायर हो चुका है या तो मेरे वहां पे कोई बंदा काम करता जो पहले मर चुका है, उसकी फैमिली वाले को डायरेक्टली जॉब पे रख लूंगा, तो वो फैमिली का मेंबर वफादार बन के रहेगा कि भाई मेरे में कोई क्या कहते हैं सक्षमता नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, फिर भी कंपनी ने हमारे बारे में सोचा है, तो हम कंपनी को वफादारी से काम करेंगे। ये होता है चौथा। पांचवा आता है एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स का मतलब क्या, अपनी भाषा में रेफरेंस देना। क्या देना? रेफरेंस देना। कैसे? कैसे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मेरे वहाँ जो कंपनी में काम कर रहे, तो मेरे कंपनी में वर्कर लेवल की ज़रूरत है, तो मैं क्या बोलूँगा रिक्रूटमेंट का जरिया, कि भाई मेरे वहाँ जो काम कर रहे उनको बोलूँगा कि भाई तुम्हारे ध्यान में कोई बंदा हो, या आपके कांटेक्ट में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके रिलेटिव में हो, आपकी निगाह में हो, जो अपनी कंपनी में आपके साथ काम कर सकता हो, या तो ये लेवल पे काम करने के लिए काबिलियत है, आप उसका रेफरेंस दीजिए। सही है? तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरल। तो इससे क्या होगा, दिस सोर्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट हाई क्वालिटी एप्लीकेंट। होगा कॉमन है, वर्कर लोग एक्चुअल काम करते हैं तो उनको ही मालूम है कि कौन सा वर्कर का काम कैसा होगा, उनके पास उस लेवल के लोग ज्यादा हो गए। मगर ये तो इंडिया है, मगर अमेरिका, जापान जैसी कंपनी में क्या होता है मालूम है, कि अगर कोई एम्प्लॉय ने रेफरेंस दिया कि भाई सर ये बंदा अच्छा काम करता है, इसको तुम रख लो, अगर वो बंदा वाकई में अच्छा होता है तो कंपनी वाले वो बंदे को उसके काम करने के बदले में, रेफरेंस देने के बदले में, अगर वो बंदा जॉब पे आ जाता है, अच्छा होता है, तो उस रेफरेंस देने वाले को कंपनी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इंसेंटिव मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अब क्या बताया, विलियम एम मर्सर, ये पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या बताया था, एम्प्लॉय रेफरल सक्सेसफुल कब होगा। देखो लिखा हुआ है, विलियम एंड मर्सर सजेस्ट द फॉलोइंग मेजर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय रेफरल। तो उन्होंने क्या बताया, अप टू एंड। अप टू एंड का मतलब क्या होता है, तो अप टू एंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई अच्छे बंदे का रेफरेंस दिया, अच्छे बंदे का रेफरेंस दिया, तो आपको बेनिफिट के तौर पे इंसेंटिव, कमीशन, कुछ भी मिलेगा, उसको बोलते हैं अप टू एंड। स्पेलिंग बराबर है, ANTE। दूसरा आता है पे फॉर परफॉर्मेंस। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने जो बंदे का रेफरेंस दिया, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर वो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ है, पे टू बेनिफिट टू करंट एम्प्लॉय फॉर हायर परफॉर्मेंस ऑफ न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय रिकमेंड बाय करंट एम्प्लॉय कंसर्न। तीसरा आता है टेलर द प्रोग्राम। टेलर द प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका है कि भाई तुम अपने जो करंट एम्प्लॉय है, जो आपके वहाँ काम कर रहे हैं,
उनको तैयार कर दोगे, एजुकेट कर दोगे। देखो जो बंदे की हम बात कर रहे हैं मार्केट से आपको ढूंढने की, उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए, ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, उसका कंपनी के टू ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, उसका कंपनी के साथ में बेनिफिट क्या होना चाहिए, वो कंपनी के साथ बिहेव कैसा करेगा, तो उसके बारे में एजुकेट कर दो, तो जिसके जरिए एम्प्लॉई आपके वहाँ जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके का रेफरेंस दे। क्लियर? ये आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ओवर होता है। अब ये भी सवाल आता है, ये लिखना नहीं है मगर ये आपको पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट में 4 मार्क 5 मार्क में 4 मार्क 5 मार्क में पूछ सकते हैं कि कंपनी इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट क्यों करेगी, वाई वाई। एक्सटर्नल भी तो कर सकती है क्योंकि एक्सटर्नल इसके बाद वाला ही टॉपिक है, मगर कंपनी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्यों जाएगी, क्यों, तो उसके पीछे रीजन दिए, ये शॉर्ट नोट में। वाई कंपनी इंटरनल सोर्स में क्यों जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल के अंदर तो बहुत रस तब तक पढ़ेंगे, एक्सटर्नल के अंदर तो लाइन है, बहुत प्रकार के सोर्सेज है रिक्रूटमेंट भर्ती करने के, कंपनी इंटरनल से क्यों करेगी। तो कुछ फायदे भी है कि इंटरनल के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे। कौन से फायदे मिलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला पॉइंट आता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी यूज एज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। एक मोटिवेशन का टूल है, साधन है। कैसा कि अगर मैंने अंदर से ही कोई बंदे को रिक्रूट करा तो ऑटोमेटिक उसको देख के दूसरे बंदे भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, ये एक कारण होता है। दूसरा, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय कैन इम्प्रूव। वर्करों का जो गुस्सा होता है, अपने वहाँ काम करने वाले लोगों का जो गुस्सा जुस्सा होता है, लॉयल्टी होती है वो बढ़ जाएगी, नहीं यार कंपनी बाहर वाले करता हमको ही प्रीफर करती है। उसके बाद सबसे बड़ा, सुटेबिलिटी ऑफ इंटरनल कैंडिडेट कैन बी जज बेटर देन एक्सटर्नल कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो मैं अंदर से उठा रहा हूँ मेरे वहाँ 10 साल से काम कर रहा है, इसका मतलब मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ है, बाहर वाला आएगा वो कैसा होगा, तो ये भी एक डर रहता है। तो ये करंट कंपनी इंटरनल में जाती है। चौथा, लॉयल्टी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय कैन बी एनहांस। यानी वो जो अपने वहाँ काम करने वाले वर्कर्स है उनकी क्या बढ़ जाएगी, उनका अपना कमिटमेंट टुवर्ड वर्क बढ़ जाएगा, उनकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी, उनकी वफादारी बढ़ जाएगी, उनका कंपनी के साथ बिलोंगनेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी उनमें से किसी को सिलेक्ट करने वाली है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल नीड कैन बी मीट बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट्स। ये भी बिजनेस बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि वर्कर को खुश रखो, अच्छा रखो। तो अगर आप अपने ही बंदे को कमिट करोगे, टेम्पररी वाले को परमानेंट कर दिया, ऊपर ले गए, तो कॉमन है तुम उसकी जरूरतों को आसान। हाँ, फिर आगे आता है एम्प्लॉई इकोनॉमिक नीड फॉर प्रमोशन हायर इनकम कैन बी सेटिस्फाई। क्योंकि आपके पास जो भी बंदा काम करता है तो हमेशा वो क्या चाहता है कि भाई मेरा प्रमोशन हो, मेरा स्टेटस बढ़े, मेरी इनकम सोर्स बढ़े। तो अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक माध्यम है कि अगर आपने अच्छा काम करा तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपकी फायदा भी हो जाएगा, तो ये भी कारण है कि अपने ही बंदा आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट आता है 7 8 9, सबसे बड़े पॉइंट है इंटरनल रिक्रूटमेंट कंपनी क्यों करती है। तो पॉइंट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन कैन बी मिनिमाइज। पसंदगी करने का जो प्रोसीजर होता है वो लंबा होता है और खर्चालू होता है, वो कम हो जाएगा। तो कॉमन अंदर से ही सिलेक्ट करना है तो इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब सिलेक्शन के बाद क्या होता है, उसको ट्रेनिंग करो, उसको शुरुआत में हेल्प करो, इंड्यूस करो, इंडक्शन प्रोग्राम करो। इंडक्शन प्रोग्राम आगे आता है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब भी काम हो जाएंगे क्योंकि उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन कंडीशन के बारे में वाकिफ है, उसको सब कुछ पता है कंपनी में क्या चल रहा है, तो ये खर्चे आपके बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 9, ट्रेड यूनियन कैन बी सेटिस्फाई। मजदूर संघ आपके साथ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ नहीं है कंपनी कोई गलत काम नहीं कर रही, कंपनी अच्छा ही कर रही है। क्लियर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, जैसे हर कंपनी की कुछ ना कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है, तो कंपनी की अपने एम्प्लॉय पे भी जिम्मेदारी ये होती है कि उनको सेटिस्फाई करे, उनको इस प्रकार ट्रीट करे ताकि बिकॉज दे आर द इनवैल्यूएबल एसेट, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है।
कि भाई मजूर वो लोग हैं जिसको मूल्य हम अपने माप नहीं सकते, अमूल्य है, बराबर है, इनवैल्यूएबल असेट है जिसके अपने वैल्यू नहीं लगा सकते। एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ने सबसे बड़ा जो हेनरी फ्यूल ने बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर आप अंदर से बंदा उठाओगे तो दूसरे बंदे मोटिवेट होंगे, तो जो बंदे नौकरियां छोड़ छोड़ के भागते इधर उधर वो नहीं भागेंगे, यानी आपको लंबे समय तक एक प्रकार का एम्प्लॉय का स्टेबिलिटी मिलेगा। तो ये सब फायदे होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आया? समझ में आया? अब अपना बाकी रहता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वो लगभग मंडे के दिन आएगा और मंडे के दिन मैं आपको टाइमिंग भी भेज दूंगा। जिसने 1500 पेमेंट कर दिया है बेटा वो बिंदास आके अपना दूसरे 3 सब्जेक्ट का मटेरियल मंडे को कलेक्ट कर ले, क्योंकि मेरे को जेरोक्स वाले का फोन आ चुका है, कल तक मटेरियल हो जाएंगे। बट टुमारो ड्यू टू आसुरा आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द क्लास। और मंडे के दिन भी मैं जो आपको जो टाइमिंग बोलूँ वही टाइम पे आप मटेरियल लेना आना बेटा, बिकॉज मंडे आई एम गोइंग टू अटेंड मीटिंग इन एमएसयू, एमएस यूनिवर्सिटी में आपकी मीटिंग है कि भाई सिलेबस का क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं। तो मीटिंग में जाना है, तो मे बी मैं क्लास पे आपको नहीं मिलूँ कुछ ठिकाने नहीं है। तो बड़ा है करम, मंडे को जो टाइम बोलूँ टाइम पे आके ले जाना। तो जिसने 1500 रुपये नहीं दिए, ऐसा ना हो कि सर नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, देखो जुलाई खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया, फिर तुम बोलोगे सर तुमने 3000 रुपये का इंस्टॉलमेंट बोला। तो प्लीज यार आप भी समझो, मार्च 12 से अपना क्लास बंद है, गिन लो आप, मार्च से लेकर सितंबर खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया, 6 महीने होना है। मेरा भी कोई इनकम का सोर्स नहीं है। आप जो नवे बच्चे उनका तो पता नहीं, मगर जो जूने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे वो सबको पता है। कितने बच्चों की अभी भी फर्स्ट ईयर की फी बाकी है, मगर मैंने किसी को फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं पैसे दे जा। अब इतना आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगा। आपके कोई फ्रेंड में मारुति में ठक्कर में हो तो उनको पूछना क्या हुआ है, 5,000 6,000 रुपये ले लिए, उसके बाद उनको लेक्चर दे रहे, मटेरियल का तो मेरे को मालूम नहीं दिए कि नहीं। मैं तो लेक्चर भी फ्री में दे रहा हूँ। बाकी मैं भी दूसरे क्लास जैसा कर सकता हूँ कि भाई जो पेमेंट करेगा उसको मैं ऑनलाइन लेक्चर में एंटर होने दूंगा, बाकी ग्रुप बदल डालूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई केयर फॉर यू। तुम मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे को भी पता है आपकी भी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, मगर मेरी भी कंडीशन यही है। तो थोड़ा कोऑपरेट करो। और प्लीज सिर्फ एसवाई तुम्हारी ही बेच ऐसी है जिनके ज्यादातर मटेरियल अजू भी यहाँ पड़े। गर्ल्स आज लगभग ले गई है, बॉयज तो लिमिटेड 4-5 बॉयज ले गए, नॉट गुड। कॉलेज चालू होगी, एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी, फिर उस टाइम मत बोलना सर इतना सब हम कैसे पढ़े। इसके लिए बोलो मटेरियल आ चुका है, आप ले जाओ। ओके, थैंक यू।